हाँ जी। वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू सचदेवास केमिस्ट्रीज क्लासेस। तो कल के लेक्चर में हमने आपको हेनरीज लॉस के न्यूमेरिकल्स के बारे में बताया था। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि वेपर प्रेशर क्या है और कौन से फैक्टर्स जो हैं वेपर प्रेशर को अफेक्ट करते हैं। और बेसिकली हम जो है वेपर प्रेशर के ऊपर बेस्ड राउट्स लॉ को पढ़ेंगे। तो वेपर प्रेशर की डेफिनेशन ऐसे ही डाल दी है। तो इससे ये है कि हम राउट्स लॉ को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर सकेंगे। किसी भी कोई भी जो लिक्विड होता है उसके वेपर्स जो हैं वो सॉल्यूशन के ऊपर होते हैं किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर। ठीक है। तो जैसे आपके पास ये एक कंटेनर है। ठीक है। ये कंटेनर है, ये क्लोज्ड कंटेनर है। इसमें आपने लिक्विड को डाला हुआ है। तो ये किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे है। तो इसमें यहाँ पे आपको वेपर्स जो हैं मरकरी मैनोमीटर की हेल्प से पता चल जाते हैं कि यहाँ पे वेपर्स प्रेजेंट है। तो कोई लिक्विड कितने वेपर्स को एक्सर्ट करेगा, कितना, और ज़्यादा वेपर्स हैं तो वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा, और अगर वेपर्स का नंबर कम है तो वेपर प्रेशर जो है वो कम होगा। अब ये वेपर प्रेशर कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, इस टॉपिक में बताया गया है कि कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं वेपर प्रेशर को अफेक्ट करते हैं। एक तो है नेचर ऑफ लिक्विड। नेचर ऑफ लिक्विड में हमने बताना है कि अगर लिक्विड के अंदर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो है विद इन मॉलिक्यूल आर स्ट्रॉन्ग। तो अगर इस लिक्विड के अंदर या लिक्विड सॉल्यूशन के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके अंदर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो डेफिनेटली कम नंबर ऑफ वेपर्स ऊपर जाएंगे। और अगर कम नंबर ऑफ वेपर्स ऊपर जाएंगे तो डेफिनेटली वेपर प्रेशर जो है वो कम होगा। और अगर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो है वीक हैं तो फिर नेचुरली ज़्यादा मॉलिक्यूल एस्केप करके वेपर्स में कन्वर्ट होंगे और ज़्यादा वेपर प्रेशर होगा। और दूसरा है टेम्परेचर। टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से ये जो लिक्विड है या जो सॉल्यूशन है इसके मॉलिक्यूल्स की किनेटिक एनर्जी तो इंक्रीज़ करेगी। तो किनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ करेगी तो ज़्यादा मॉलिक्यूल जो हैं वेपराइज फॉर्म में ऊपर जाएंगे। ज़्यादा मॉलिक्यूल ऊपर जाएंगे तो डेफिनेटली वेपर प्रेशर जो है वो हाई होगा। तो अ, दूसरा फैक्टर हमारा फिर हो गया टेम्परेचर। तो मैंने इसको लिख दिया है कि टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर, यानी कि टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से वेपर्स का नंबर जो है वो इंक्रीज़ करेगा। पर क्वांटिटेटिवली ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपने टेम्परेचर का इफ़ेक्ट वेपर प्रेशर के ऊपर स्टडी करना है तो इसको क्लैशियस क्लैपेरॉन इक्वेशन के हेल्प से स्टडी किया जा सकता है। क्लैशियस क्लैपेरॉन इक्वेशन जो है log P2 upon P1 is equal to enthalpy of vaporization upon 2.303 R 1 upon T1 minus 1 upon T2 है। तो इसमें P1 और P2 वेपर प्रेशर है टेम्परेचर T1 और T2 पे। मतलब T1 पे लिक्विड का वेपर प्रेशर P1 है और टेम्परेचर T2 पे जो कि इंक्रीज़ कर दिया हमने। सपोज टेम्परेचर T1 जो था 50 डिग्री सेल्सियस था और टेम्परेचर T2 को हमने 60 कर दिया, तो उसके जो वेपर प्रेशर्स होंगे वो P2 होंगे। R कांस्टेंट है। एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन के अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड टू वेपराइज 1 मोल ऑफ लिक्विड मॉलिक्यूल। तो एक मोल ऑफ लिक्विड मॉलिक्यूल को आप वेपराइज करने के लिए जो बाहर से हीट सप्लाई करते हैं उसे एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन कहते हैं। तो ये जो टॉपिक है वेपर प्रेशर का डेलिब्रेटली करवा दिया गया है। वो इसलिए करवा दिया गया कि हम राउट्स लॉ में ये जो टर्म है वेपर प्रेशर जो है इसको काफ़ी फ्रीक्वेंटली पढ़ेंगे, जो कि हम काफ़ी फ्रीक्वेंटली पढ़ेंगे तो इसलिए ये करवा दिया गया। तो बच्चा जो राउट्स लॉ है इसे फ्रेंच साइंटिस्ट
एफ एम राउट ने, या इसका पूरा नाम आप याद करना चाहते हैं, फ्रेंकोइज मैरी राउट ने कैरीड आउट किया था बाय सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट बाय स्टडिंग वेपर प्रेशर ऑफ बाइनरी सॉल्यूशंस। बाइनरी सॉल्यूशन, जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है मैं उसको अंडरलाइन करता जा रहा हूँ। बाइनरी सॉल्यूशन मतलब ऐसी सॉल्यूशन जो कि चैप्टर के शुरू में बताया था, ऐसी सॉल्यूशन जो कि दो कंपोनेंट्स की बनी हुई है, कंपोनेंट ए और कंपोनेंट बी। मतलब एक सॉल्यूट ले लो, एक सॉल्वेंट ले लो। 1886 में, तो आप जस्ट इमेजिन कीजिए कि गोरों की केमिस्ट्री 1886 में भी कितनी एडवांस थी, और 1886 में हम कहाँ पे खड़े थे। 1886 में राउट ने एक जनरलाइजेशन प्रपोज की थी, जिसे राउट लॉ कहा गया था। और उसने राउट लॉ जो था एक दिया था वॉलाटाइल सल्यूट्स के लिए, यानी कि सल्यूट जो है वेपराइज फॉर्म में जल्दी कन्वर्ट हो जाते हैं, वॉलाटाइल सल्यूट। दूसरा लॉ उसने दिया था राउट लॉ फॉर नॉन वॉलाटाइल सल्यूट। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे राउट्स लॉ फॉर वॉलाटाइल सल्यूट। ठीक है, पहले हम ये पढ़ने जा रहे हैं। उसने कहा था कि किसी भी बाइनरी सॉल्यूशन में जो वेपर प्रेशर है कंपोनेंट का, उसके मोल फ्रैक्शन और वेपर प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट इन द प्योर स्टेट के इक्वल है। मैं वैसे तो अगले इस नीचे लिखा हुआ है, पर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। कंपोनेंट ए है, ठीक है, उसका जो वेपर प्रेशर है वो इसके मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए मल्टीप्लाई बाय वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए इन द प्योर स्टेट के इक्वल है। तो ये जो प्रेशर है ये सॉल्यूशन का प्रेशर है, और ये मोल फ्रैक्शन कंपोनेंट ए का है। मतलब सॉल्यूशन हमने बाइनरी ली है ना, तो बाइनरी सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट होते हैं, कंपोनेंट ए और कंपोनेंट बी होता है। तो हम कंपोनेंट ए के लिए लेके चल रहे हैं। तो दिस इज एज पर राउट लॉ फॉर वॉलेटाइल सॉल्यूट इज इक्वल टू इट्स मोल फ्रैक्शन मल्टीप्लाई बाय वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए इन द प्योर स्टेट। तो पी ए और पी नॉट ए को कैसे डिफ्रेंशिएट करना है। जो पी ए है, दिस इज वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए, ठीक है, और जो पी नॉट ए है, दिस इज वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए इन द प्योर स्टेट। ठीक है, तो सपोज कीजिए कि सॉल्यूशन जो है वो दो कंप्लीटली मिसिबल, मिसिबल मतलब जो कंप्लीटली एक दूसरे के अंदर सॉल्बलाइज्ड हो जाते हैं, वॉलेटाइल लिक्विड्स ए और बी की बनी हुई है। मतलब इसमें सल्यूट भी वॉलेटाइल है और सॉल्वेंट भी वॉलेटाइल है। तो कंपोनेंट ए का जो मोल फ्रैक्शन है उसे एक्स ए कहते हैं, और कंपोनेंट बी का जो मोल फ्रैक्शन है उसे एक्स बी कहते हैं। और इनके जो पार्शियल वेपर प्रेशर है, मतलब पी ए को वेपर प्रेशर की बजाय हम पार्शियल वेपर प्रेशर कह देते हैं जब कंपोनेंट ए और बी को मिक्स कर देते हैं। क्योंकि मिक्स करने के बाद कंपोनेंट ए का वेपर प्रेशर अपना होता है और कंपोनेंट बी का वेपर प्रेशर अपना होता है, तो इनको हम पार्शियल प्रेशर कह देते हैं। तो जो पार्शियल प्रेशर है कंपोनेंट ए और कंपोनेंट बी का, उसे पी ए और पी बी के साथ लिखा गया है। और इसकी जो डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंगली पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए इज इक्वल टू इट्स मोल फ्रैक्शन इनटू वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए इन द प्योर स्टेट। अब इसका क्या मतलब है कि वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए इन द प्योर स्टेट, यानी मिक्स करने से पहले ए और बी जो वॉलाटाइल लिक्विड्स हैं, उनको मिक्स करने से पहले उनका जो वेपर प्रेशर होता है उसे वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट इन द प्योर स्टेट कह देते हैं। तो ये पी नॉट ए जो है वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए इन द प्योर स्टेट है। इसी तरह से पी बी जो है, यानी कि partial pressure of component B is equal to its mole fraction multiplied by vapor pressure of component B in the pure state। ये इक्वेशन 1 और 2 हो गई। तो अगर टोटल प्रेशर लेना है हमने पी ए प्लस पी बी को ऐड कर देंगे। ठीक है, तो हमने अब टोटल प्रेशर लेना है। तो जो टोटल प्रेशर है
मैं यहाँ पे टोटल लिख देता हूँ। तो टोटल प्रेशर जो है दैट इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। पी ए किसके इक्वल था, एक्स ए इंटू पी नॉट ए के, प्लस पी बी किसके इक्वल था, एक्स बी इंटू पी नॉट बी। ये आपकी क्वेश्चन नंबर 3 हो गई। तो यहाँ पे ना एक हमने ग्राफ ड्रॉ करा है वेपर प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन के बीच में, और यहाँ पे 3 स्ट्रेट लाइंस आपको नज़र आ रही हैं, 1 2 3। मैंने इनको डेजिग्नेट किया है 1 2 3 के साथ। तो ये एक्सिस वेपर प्रेशर को रिप्रेजेंट करता है, और इसके पैरेलल जो एक्सिस है वो भी वेपर प्रेशर को रिप्रेजेंट करता है, और यहाँ पे मोल फ्रैक्शन है। तो हमने यहाँ पे पहले क्या लिया, हमने लोअर क्लासेस या चैप्टर के शुरू वाले हिस्से में पढ़ा हुआ है एक्स ए प्लस एक्स बी जो है 1 के इक्वल होता है। तो अगर हम इस पॉइंट पे एक्स ए को 1 लेते हैं, तो एक्स ए को आपने 1 ही ले लिया, तो एक्स बी को कितना लेना होगा, 0। तो अब हम इस तरफ जाना शुरू कर देते हैं। इस तरफ जाएंगे तो एक्स ए और एक्स बी किसी भी पॉइंट पे यहाँ पे भी ले लेंगे, तो इनका मोल फ्रैक्शन एक्स ए प्लस एक्स बी का 1 ही होगा। तो जैसे जैसे आगे जाते जाएंगे एक्स ए का मोल फ्रैक्शन, एक्स ए का जो मोल फ्रैक्शन है वो डिक्रीज होता जाएगा, और इस कॉर्नर पे इस पॉइंट पे आके वो 0 हो गया। अगर ये 0 हो गया तो एक्स बी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी कि इन दोनों का जो सम है एक्स ए प्लस एक्स बी, यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए और कंपोनेंट बी का जो सम है, वो किसी भी स्टेज पे मोल फ्रैक्शन में लेफ़्ट टू राइट या राइट टू लेफ़्ट जाएंगे वो यूनिटी के इक्वल ही होगा। अगर एक्स ए 1 है, एक्स बी 0 है, तो इस तरफ जाते हुए एक्स ए डिक्रीज़ कर रहा है और एक्स बी जो है वो क्या कर रहा है, इंक्रीज़ कर रहा है। मतलब टोटलिटी में ये 1 के इक्वल ही होगा। गॉट इट? अब हम क्या करेंगे, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। इसमें दिखाया गया है कि इक्वेशन 1 जो थी हमारी, पी ए इज इक्वल टू एक्स ए इंटू पी नॉट ए। तो यहाँ पे तो एक्स ए जो था वो 0 था, तो नेचुरली अगर यहाँ पे एक्स ए 0 है तो पी ए पी नॉट ए के इक्वल होगा। ठीक है, और इस तरफ जाते जाइए तो यहाँ पे जाके एक्स ए की वैल्यू 1 होगी। एक्स ए की, हाँ, यहाँ पे मैं एक बार फिर से बता दूँ कि एक्स ए की वैल्यू 0 है, तो ये 0 को पी नॉट ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो पी ए भी 0 हो जाएगा। ठीक है, मैं रेक्टिफाई कर देता हूँ अपनी बात को। मैंने शायद ये कह दिया था कि एक्स ए की वैल्यू 0 है तो पी नॉट ए के इक्वल हो जाएगा। नहीं, ऐसे नहीं, वो हमने ऐसे कहना था कि एक्स ए की वैल्यू अगर 0 है तो मल्टीप्लाई पी नॉट ए के साथ है, तो ये दोनों भी 0 हो जाएंगे, तो पी ए भी 0 हो जाएगा। आप इस तरफ जाते जाइए, इस पॉइंट पे आके एक्स ए की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई। इस 1 को इसमें पुट करो तो पी ए किसके इक्वल हो गया, पी नॉट ए के। तो ये वाला जो पॉइंट है पी नॉट ए के इक्वल हो गया। ठीक है, तो बाकी इसका वेपर प्रेशर कंपोनेंट ए का कंपोनेंट बी के कंपैरेटिवली कम हो सकता है, इसलिए ये जो मतलब स्ट्रेट लाइन है यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। तो जो ग्राफ 2 है इसमें पी बी इज इक्वल टू एक्स बी इंटू पी नॉट बी है, तो यहाँ पे तो एक्स बी 0 है, तो एक्स बी 0 है तो पी नॉट बी भी 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे पी बी 0 हो गया। लेकिन जैसे जैसे हम इस तरफ जाना शुरू करेंगे, इस पॉइंट पे आके एक्स बी की वैल्यू 1 होगी। जब 1 होगी तो इसमें 1 पुट करोगे तो पी बी किसके इक्वल हो जाएगा, पी नॉट बी के। ये पी नॉट बी के इक्वल हो गया। इसका मतलब कि कंपोनेंट बी का वेपर प्रेशर ज़्यादा है, इसलिए ये लाइन ऊपर तक चली गई है, यानी कि इसका वेपर प्रेशर ज़्यादा है। नेचुरली दोनों कंपोनेंट का वेपर प्रेशर इक्वल नहीं है, किसी का ज़्यादा होगा किसी का कम होगा। दोनों का वेपर प्रेशर इक्वल हो इसके चांसेस बहुत ही कम होते हैं, तो इसलिए ग्राफ जो है इस तरह से बनाना पड़ेगा। तो अगर आप पी नॉट ए और पी नॉट बी के ग्राफ को कंबाइन कर दें
तो आपको टोटल प्रेशर पी ए प्लस पी बी जो है वो मिल जाएगा। ये यहाँ पे सारा कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। आई एम श्योर कि ये आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो इसको आप एक आधी बार सुन सकते हैं दोबारा से। लेकिन ये जो राउट्स लॉ फॉर आपका वोलाटाइल सल्यूट है, इसको अप्लाई करने के लिए कुछ पॉइंट्स जो हैं वो हमें ध्यान में रखने पड़ेंगे। पहला पॉइंट है, सिर्फ वही कंपोनेंट ए और कंपोनेंट बी यानी कि लिक्विड पेयर्स राउट लॉ को ओबे करते हैं जो कंप्लीटली मिसिबल होते हैं, और जो कंपोनेंट इस ग्राफ को ओबे करते हैं, इस तरह की उनके मिक्सचर सॉल्यूशन को आइडियल सॉल्यूशन कहा जाता है। यानी कि लिक्विड पेयर ए एंड बी which obey Raoult's law, they are called as ideal solution। इसमें एग्जाम्पल क्या हो सकती हैं? आइडियल सॉल्यूशन की एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा नहीं होती, पर फिर भी हम कौन सी एग्जाम्पल इसकी ले सकते हैं? हम ले सकते हैं बेंजीन प्लस टॉल्विन ले सकते हैं। दूसरी एग्जाम्पल हम हेक्सेन प्लस हेप्टेन ले सकते हैं। बेंजीन प्लस, पहली एग्जाम्पल मैंने बोली बेंजीन प्लस टॉल्विन, यानी बेंजीन कंपोनेंट ए हो गया और जो टॉल्विन है कंपोनेंट बी हो गया। उसके बाद हेक्सेन एंड हेप्टेन, हेक्सेन कंपोनेंट ए हो गया और हेप्टेन जो है कंपोनेंट बी हो गया, ठीक है। आई एम श्योर ये आपको क्लियर हो गया होगा, क्लियर है। और एग्जाम्पल आप लेना चाहें तो एक आधी एग्जाम्पल हम और भी आपको दे सकते हैं, जैसे क्लोरोबेंजीन एंड ब्रोमोबेंजीन। यानी कि आप देख सकते हैं कि बेंजीन और टॉल्विन में दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है? दोनों में बेंजीन है। क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन में बेंजीन तो कॉमन है ही है, और एक में हेलोजन क्लोरो है, एक में हेलोजन ब्रोमो है। हेक्सेन और हेप्टेन दोनों अल्केन है। यानी कि आइडियल सॉल्यूशन वही लिक्विड पेयर्स बनाते हैं जिनकी केमिकल कॉम्पोजिशन भी काफ़ी हद तक मैच करती है। ये पहला पॉइंट है। तो लिक्विड पेयर जो कि राउट्स लॉ को ओबे करते हैं, उनको आइडियल सॉल्यूशन कहा जाता है। आई एम श्योर कि आपको यहाँ तक जो है वो अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। क्लियर है बेटा? कोई डाउट तो नहीं? ग्राफ अगर कहो तो मैं दोबारा से समझा देता हूँ आपको। देखिए, ये वेपर प्रेशर है, ये भी वेपर प्रेशर है, और यहाँ पे मोल फ्रैक्शन है। हमने पढ़ा हुआ है एक्स ए प्लस एक्स बी हमेशा 1 के इक्वल होता है। अगर आप इस पॉइंट पे एक्स ए इजिकल टू 1 लेंगे तो एक्स बी कितना होगा? 0। तो इस तरफ जाते जाते एक्स ए की वैल्यू डिक्रीज करनी शुरू होगी, और इस पॉइंट पे ग्राफ के एंड होने पे यहाँ पे एक्स ए 0 हो गया और एक्स बी की वैल्यू इंक्रीज करके 1 होगी। मतलब टोटलिटी में किसी भी पॉइंट पे, चाहे ये पॉइंट ले लें चाहे ये पॉइंट ले लें, एक्स ए प्लस एक्स बी जो है 1 नहीं होगा, ठीक है। तो अब हम पहला ग्राफ ड्रॉ करते हैं पी ए इज इक्वल टू एक्स ए इंटू पी नॉट ए के लिए, इक्वेशन 1 के लिए। तो यहाँ पे तो एक्स ए की वैल्यू 0 है। अगर ये 0 है तो इसको मल्टीप्लाई किया आपने पी नॉट ए के साथ, ये भी 0 हो जाएगा। तो ये सारा 0 हो जाएगा, पी ए भी 0 हो जाएगा। लेकिन जैसे जैसे आप इस तरफ इस तरफ जाते जाओगे, राइट से लेफ्ट जाते जाओगे, यहाँ पे जाके एक्सट्रीम लेफ्ट पे एक्स ए की वैल्यू 1 होगी। उस 1 वैल्यू को आप यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो पी ए किसके इक्वल हो गया? पी नॉट ए के। तो जहाँ पे ये मिलेगा उस पॉइंट को आपने क्या कह देना? पी नॉट ए। सिमिलरली इक्वेशन 2 के लिए पी बी इज इक्वल टू एक्स पी इंटू पी नॉट बी, यहाँ पे तो एक्स बी की वैल्यू 0 है, तो ये सारा कुछ 0 हो गया, ठीक है। लेकिन जब लेफ्ट टू राइट साइड पे जाओगे तो एक्स बी की वैल्यू 1 होगी, ये 1 पुट करोगे तो पी बी किसके इक्वल हो गया? पी नॉट बी के इक्वल हो गया। तो एक ग्राफ नीचे की तरफ है, एक ग्राफ ऊपर की तरफ है। ये डिपेंड करता है कि कौन सा कंपोनेंट ज़्यादा वॉलाटाइल है। तो बी कंपोनेंट ज़्यादा वॉलाटाइल था, इसका वेपर प्रेशर ज़्यादा था, और ए कंपोनेंट जो था वो कम वॉलाटाइल था, इसका वेपर प्रेशर कम है। तो ग्राफ 1 और 2, पी नॉट ए और पी नॉट बी, इन दोनों पॉइंट्स को कंबाइन कर दीजिए तो आपको टोटल प्रेशर पी ए प्लस पी बी जो है वो मिल जाएगा।
ग्राफ मैंने एक बार आपको दोबारा से समझा दिया ताकि आपको ये अच्छी तरह से समझ लग जाए। अच्छा, फिर मैंने कहा था कि कुछ पॉइंट्स हमें ध्यान में रखने हैं अगर आपने राउट लॉ फॉर वोलेटाइल सॉल्यूट को ओबे करना है। राउट लॉ फॉर वोलेटाइल सॉल्यूट को जो लिक्विड सॉल्यूशन ओबे करती हैं उनको कौन सी सॉल्यूशन कहा जाता है? आइडियल सॉल्यूशन कहा जाता है। आइडियल सॉल्यूशन का नंबर तो बहुत कम होता है, लेकिन फिर भी कुछ एग्जांपल हैं। बेंजीन प्लस टॉलुइन, क्लोरोबेंजीन प्लस ब्रोमोबेंजीन, हेक्सेन प्लस हेप्टेन। ये पहला पॉइंट जो है ध्यान में रखना है अगर आप चाहते हैं कि राउट लॉ फॉर वोलेटाइल सॉल्यूट को एप्लीकेबल किया जाए। ये जो पी एक्स ग्राफ है, पी एक्स मतलब पी स्टैंड फॉर वेपर प्रेशर एंड एक्स स्टैंड फॉर मोल फ्रैक्शन। ये जो डायग्राम हमने शो करी है, इसमें ए और बी जो हैं वो लिक्विड फेस में हैं और दोनों कंपोनेंट जो हैं, बोथ जो कंपोनेंट ए और बी हैं वो वॉलेटाइल हैं, इसलिए उनके ऊपर जो वेपर्स होंगे उनमें दोनों कंपोनेंट्स होंगे। अब आप अज्यूम कर लीजिए ये हमारे पास लिक्विड ए और लिक्विड बी है, ठीक है। लिक्विड ए को हमने ब्लैक इंक से डेजिग्नेट किया है, ठीक है, और लिक्विड बी को हमने रेड इंक से डेजिग्नेट किया है। तो लिक्विड ए और लिक्विड बी दोनों के वेपर्स यहाँ पे होंगे। तो मैंने रेड कलर के वेपर्स तो बनाए ही हुए हैं, मतलब लिक्विड बी के वेपर जो हैं वो ज़्यादा कर दिखा दिए मैंने। अब मैं बीच बीच में थोड़े थोड़े ब्लैक भी दिखा देता हूँ। तो ये अब ग्राफ को जस्टिफाई करता है कि जब आप कंपोनेंट ए और कंपोनेंट बी जो कि दोनों वॉलेटाइल हैं, दोनों के वेपर्स ऊपर होंगे, लेकिन उसके वेपर्स ज़्यादा होंगे जो कंपोनेंट ज़्यादा वॉलेटाइल है। तो आप देख सकते हैं कि रेड वेपर जो है यहाँ पे ज़्यादा है और ब्लैक वेपर्स कम है। तो इसका मतलब कि लिक्विड बी का वेपर प्रेशर यहाँ पे ज़्यादा होगा और लिक्विड ए का वेपर प्रेशर यहाँ पे कम होगा। ये बात अब यहाँ पे मैं पढ़ के आपको बता देता हूँ। तो इसमें कहा गया है कि वेपर अबव द लिक्विड सॉल्यूशन इन क्लोज्ड कंटेनर, जो क्लोज कंटेनर है उसमें दोनों कंपोनेंट्स के वेपर्स प्रेजेंट होंगे, पर उस कंपोनेंट के वेपर्स ग्रेटर होंगे जो कि ज़्यादा वोलाटाइल कंपोनेंट है। जैसे कि हमारे पास इस सॉल्यूशन में कंपोनेंट बी जो था वो ज़्यादा वोलाटाइल था, तो उसके वेपर्स जो हैं वो रिचर होंगे, ज़्यादा होंगे, ग्रेटर होंगे एज़ कम्पेयर टू लिक्विड ए के। तो लिक्विड बी जो है वो मोर वोलाटाइल है और लिक्विड ए जो है वो लेस वोलाटाइल है। आई एम श्योर दिस इज क्लियर टू यू। क्लियर? ओके। तीसरा पॉइंट जो हमें ध्यान में रखना है वो ये है कि राउट लॉ वॉलाटाइल सॉल्यूट के लिए एप्लीकेबल तभी होगा, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, जब दोनों के दोनों कंपोनेंट जो हैं वॉलाटाइल लिक्विड होंगे और एक होमोजीनियस मिक्सचर बनाएंगे। ये लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा अगर ये दोनों लिक्विड ए और बी कंप्लीटली मिसिबल नहीं है। मिसिबल मतलब कंप्लीटली सॉलेबल। अगर दोनों कंपोनेंट कंप्लीटली सॉलेबल हैं तो ओनली इन दैट केस ये राउट्स लॉ जो है वो ओबे होगा। ठीक है, यहां तक आपको क्लियर हो गया बच्चे? अच्छा, आगे है कि अगर आपने कंपोनेंट ए और कंपोनेंट बी का मोल फ्रैक्शन वेपर फेज में कैलकुलेट करना है, तो
उसको एक्स से या वाई ए, एक्स ए की बजाय वाई ए के साथ लिखा जाता है और एक्स बी को वाई बी के साथ लिखा जाता है। तो वैसे तो आप मोल फ्रैक्शन लिक्विड का जो होता है उसे एक्स ए के साथ लिखते हैं और लिक्विड में प्रेशर्स का इतना रोल नहीं होता। लेकिन अब हम मोल फ्रैक्शन कंपोनेंट ए का वेपर फेस में लेने जा रहे हैं, इसे वाई ए के साथ लिखेंगे। दिस इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए अपॉन डिवाइडेड बाय टोटल प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, यानी कि वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए प्लस वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट बी। सो वाई ए इज इक्वल टू पी ए इंटू पी टोटल। तो अगर आपने इसमें से पी ए निकालना है तो पी टोटल को वाई ए से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर की डेरिवेशन थी। +1 स्टैंडर्ड में हमने इसको स्टेट्स ऑफ मैटर चैप्टर में पढ़ा था। ठीक है, तो अगर वाई ए इज इक्वल टू पी ए अपॉन पी प्लस बी है तो वाई बी इज इक्वल टू पी बी अपॉन पी ए प्लस पी बी के इक्वल होगा। और पी ए प्लस पी बी जो है टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन है, तो वाई बी इज इक्वल टू पी बी अपॉन पी टोटल हो गया। तो पी बी की वैल्यू निकालनी है तो पी टोटल को वाई बी से मल्टीप्लाई कर दो। तो जैसे ये था वैसे ये आ गया। ठीक, लास्ट बट नॉट द लीस्ट आई वुड लाइक टू टेल यू फिफ्थ पॉइंट इसका। फिर राउड लॉ फॉर नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट जो है वो हम कल के लेक्चर में लेंगे कि टोटल वेपर प्रेशर जो सॉल्यूशन का है वो इंक्रीज या डिक्रीज कर सकता है अगर आप मोल फ्रैक्शन किसी कंपोनेंट का इंक्रीज या डिक्रीज करोगे। तो उसने कहा है कि टोटल वेपर प्रेशर above the liquid solution may increase और डिक्रीज। जो टोटल वेपर प्रेशर है लिक्विड सॉल्यूशन का लिक्विड के ऊपर इंक्रीज या डिक्रीज करेगा डिपेंडिंग अपॉन अगर आप मोल फ्रैक्शन कंपोनेंट ए या बी का इंक्रीज या डिक्रीज कर देंगे। तो इसके साथ ही हमने आज राउट्स लॉ फॉर वॉलेटाइल सॉल्यूट को अच्छे तरह से ग्रास्प कर लिया एंड आई एम वेरी श्योर कि आपको ये अच्छे से समझ लग गया होगा। ठीक है, तो इसको अच्छे से कीजिए, फिर उसके बाद अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे बता सकते हैं। सो विद दिस आई शैल लाइक टू टेक योर लीव। थैंक यू वेरी मच, वी कॉल इट अ डे। In case you have any problem, please call back me after 6:30. Right? Have a good day. Love you.